हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कितने तरीके के कोड दे रखे हैं जहां पर हम अपने केस फाइल कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। इन कोर्ट से आने वाले जजमेंट से जो हमें रिलीफ मिल सकता है उसकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा कौन से ऐसे एनजीओ हैं जो कंज्यूमर के लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि अगर कभी भी किसी भी कस्टमर के साथ कोई चीट होता है तो कोर्ट में केस फाइल करो। लेकिन वो केस कौन सी कोर्ट में फाइल करो, कहाँ फाइल करो, कितने पैसे का केस हो और किस लेवल का केस हो, इन सब के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की कोर्ट में आप एज ए कस्टमर कौन सा केस फाइल कर सकते हैं। For the redressal of a consumer grievances, the Consumer Protection Act 2019 provides for setting up a three-tier machinery. 2019 एक्ट ने कस्टमर की हेल्प के लिए थ्री टायर मशीनरी बनाई। थ्री टायर मशीनरी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले लेवल पर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड लेवल पर है हमारे पास स्टेट कमीशन और थर्ड लेवल पर है हमारे पास नेशनल। तो अगर आप देखिएगा ये हमारे पास तीन लेवल हैं। इनमें सबसे लोअर ग्राउंड पर आता है डिस्ट्रिक्ट। आप सबसे पहले यहाँ पर केस फाइल करेंगे। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप कंप्लेंट स्टेट पर लेकर जा सकते हैं, और अगर वहां भी सेटिस्फाई नहीं होते तो लास्ट आप नेशनल पर लेकर जाएंगे। इनके जो नाम है वो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। लेकिन हम इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर मैं डिटेल की बात करता हूं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। आसपास एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी गांव देहात होते हैं वो सब के सब कंज्यूमर अपनी केस इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक अमाउंट रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो केस है वो 1 करोड़ से अमाउंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल्स कंप्लेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ अप टू 1 करोड़। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होते हैं 1 करोड़ रुपए तक के ही केस को हैंडल करते हैं। इफ अ चांस फॉर सेटलमेंट अराइजेस द कमीशन कैन सजेस्ट मीडिएशन। जब कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कंपनी और कंज्यूमर दोनों आपस में म्यूचुअली किसी भी केस को सेटल करना चाहते हैं। उसके लिए पार्टीज को 5 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 5 दिन में कंपनी और कंज्यूमर दोनों के दोनों पर्सनल लेवल पर इसको सेटल कर सकते हैं वेल ऑफ, अदरवाइज उसके बाद इस केस को प्रोसेस कर दिया जाता है। इफ मीडिएशन फेल्स द कमीशन प्रोसीड विद द कंप्लेंट। अगर ये 5 दिन का मीडिएशन प्रोसेस फेल हो गया, यहाँ पर कंपनी और कंज्यूमर किसी भी बात से डिसएग्री हो गए और आपस में इस डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पाए तो उसके बाद ये केस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है, आपका प्रोडक्ट कोई गुड्स भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हैं, या कोई सर्विसेज भी हो सकती है। If goods have issued needed analysis, the commission takes a sample and send it for testing। बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर ने जिस प्रोडक्ट के लिए केस फाइल करा है उस प्रोडक्ट का लैब सैंपल चाहिए होता है, उस प्रोडक्ट की लैब से एक रिपोर्ट आनी होती है। तो यहाँ पर कमीशन ऑब्टेन द सैंपल ऑफ द गुड्स, उस प्रोडक्ट के सैंपल लेगा, सील करेंगे और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एप्रोप्रिएट लैब में भेजे जाएंगे और वहां से उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं आटा के अगेंस्ट केस फाइल किया गया। अब आटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए लैब सैंपलिंग कंपलसरी है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन उस आटे का एक लैब सैंपल भिजवाएगा और वहां से लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे जजमेंट सुनाया जाएगा। लेकिन सर्विसेज में क्या होगा, सर्विसेज डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व बेस्ड ऑन द एविडेंस। यहां पर कंज्यूमर को एविडेंसेस देने पड़ेंगे अगर वो किसी सर्विसेज से डिससेटिस्फाई होने पर केस फाइल करता है। अनहैप्पी पार्टीज कैन अपील टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। अब बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपको जजमेंट दिया, वो जजमेंट
कंपनी के फेवर में भी हो सकता है या कंज्यूमर के फेवर में भी हो सकता है। अब अगर वो जजमेंट कंपनी के फेवर में है तो डेफिनेटली कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा, और अगर कंज्यूमर के फेवर में और कंपनी डिससेटिस्फाई होगी तो इनके पास एक ये भी चांस होता है कि वो अपना केस जो है स्टेट कमीशन मतलब हायर अथॉरिटी को रेफर कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट के 45 डेज के अंदर ये केस आगे रेफर कर दिया जाएगा। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेट करती है और यूजुअली ये स्टेट की कैपिटल से ही सेट किया जाता है। हैंडल्स कंप्लेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। अगर आपको ध्यान हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने बताया था कि ये अप टू 1 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ही सेट करती है और स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ही सेट करती है। अपील का प्रोसेस, पार्टीज अनहैप्पी विद द स्टेट कमीशन डिसाइडेड कैन अपील टू द नेशनल कमीशन। सेम, अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से डिससेटिस्फाई होते हैं तो आप नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है विद इन 30 डेज आप लोग अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन के डिसीजन से। इसके अलावा ये वाला टॉपिक बिल्कुल सेम है दोनों में कि अगर डिफेक्ट होगा गुड्स में तो स्टेट कमीशन भी उसका सैंपल किसी लैब में भेजेंगे, और अगर सर्विसेज से आप डिससेटिस्फाई होंगे तो एज ए कंज्यूमर आपको एविडेंस कोर्ट में देने होंगे। नाउ द थर्ड इज नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन पूरी कंट्री के लिए होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। और देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में है तो ये मल्टीपल्स होंगे। स्टेट कमीशन इंडिया के हर स्टेट में है, वो भी डिस्ट्रिक्ट से कम होंगे लेकिन फिर भी ये बहुत सारी क्वांटिटी में होंगे। लेकिन नेशनल कमीशन सिर्फ एक होगा। डील्स विद कंप्लेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज वैल्यूड ओवर 10 करोड़, जो 10 करोड़ से ऊपर की प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं उनके लिए हम लोग केस डायरेक्टली नेशनल कमीशन में फाइल करते हैं। अब पार्टीज अनहैप्पी विद द नेशनल कमीशन, अगर पार्टीज नेशनल कमीशन से अनहैप्पी हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं, और ये अपील जो है 30 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मतलब स्टेट कमीशन से आप डिससेटिस्फाई तो आप नेशनल में अपील करेंगे, और अगर आप नेशनल से डिससेटिस्फाई हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन वो 30 डेज के अंदर आप अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, उसके बाद आपकी कोई नेक्स्ट हियरिंग नहीं है। और इनमें भी ये दोनों के दोनों टॉपिक सेम रहेंगे आपके। डिफेक्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में अगर डिफेक्ट है तो नेशनल कमीशन उसका सैंपल लैब में भिजवाएंगे, वहां से उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे, और सर्विसेज के केस में एज यूजुअल कस्टमर को कंज्यूमर को अपने एविडेंसेस देने होंगे। तो अगर हम इसके एक चार्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और ये नेशनल है। डिस्ट्रिक्ट से अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो आप 45 डेज में स्टेट में अपील करेंगे। स्टेट से डिससेटिस्फाई हैं तो आप 30 डेज के अंदर नेशनल में अपील करेंगे, और अगर आप नेशनल से डिससेटिस्फाई हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन 30 डेज अपील कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहां पर नेशनल कमीशन के पास दो टाइप से कंप्लेंट जा रही है, एक जो आप स्टेट से डिससेटिस्फाई हैं और दूसरा अगर आपका केस 10 करोड़ से ज्यादा है। सेम स्टेट के पास भी दो तरीके से केसेस जा रहे हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट से डिससेटिस्फाई है और अगर आपका केस 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का होता है। अब यहां तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कितने अमाउंट का केस कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। अगर आप किसी कोर्ट से डिससेटिस्फाई हैं तो एज ए कस्टमर आप कहाँ अपील कर सकते हैं, लेकिन अब कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं उससे कस्टमर को क्या रिलीफ मिलते हैं ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। हम लोग केस तो कर रहे हैं बट हमें उस केस करने के बाद रिलीफ क्या मिलेंगे। When the district, state or national commission identifies defect in goods and deficiency in services, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को लगता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, सर्विसेज में डिफेक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रिलीफ जो है कंज्यूमर को दिया जाता है। पहला रिलीफ है रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले कोर्ट कंपनी को ये ऑर्डर देते हैं, रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड करेक्ट डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज। अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है उसे रिमूव कर दिया जाए, और अगर सर्विसेज में कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट किया जाए। रिप्लेसमेंट, डिफेक्टिव गुड्स को नए से रिप्लेस किया जाए। रिफंड, रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज। अगर प्रोडक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका डिफेक्ट भी ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप कंज्यूमर को रिफंड दे। सेम विद द सर्विसेज कॉम्पनसेशन।
पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एसी लिया, एसी में किसी वजह से एक ब्लास्ट हुआ और एसी तो आपका डैमेज हुआ ही हुआ, साथ में वॉल भी डैमेज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा जो भी आपकी लॉस या इंजरी हुई है। सीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कोर्ट हमेशा कंपनीज को ये ऑर्डर देते हैं कि डिसकंटिन्यू करनी चाहिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक है और फ्यूचर में उसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स, नॉट ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर सेल। कंपनी को ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी हैजार्डियस गुड्स हैं, जानलेवा हैं, उनको कभी भी सेल पर नहीं लाया जाए। विड्रॉल हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम द सेल, अगर इस टाइम मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए अनहेल्दी है या जानलेवा है, उसे मार्केट से विड्रॉ किया जाए। सीज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्डियस गुड्स, और इन प्रोडक्ट्स की आगे से मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये वो रिलीफ हैं जो कंज्यूमर को दिए जाते हैं, और अगर आप देखें पूरा का पूरा जो ये एक्ट है कंज्यूमर के फेवर में जाता है। ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन आर कंसीडर फाइनल इफ नो अपील इज मेड विद इन द स्पेसिफिक पीरियड। हम ये मान के चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन से अगर कोई भी कंप्लेन आगे प्रोसीड नहीं होती है 30 डेज 45 डेज में, तो जो उनका जजमेंट है वो ही फाइनल माना जाएगा, और जो भी ऊपर रिलीफ है वो सारे कंपनी को कंज्यूमर को देने होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट से रिलेट तो नहीं करते, लेकिन ये कंज्यूमर के वेलफेयर में हमेशा काम करते हैं। इन इंडिया various consumer organization and non-governmental organization play a crucial role in safeguarding and advancing consumer interest। इंडिया में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। These organizations, which are independent of government control, undertake several functions। गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये अपनी ही मॉरल ड्यूटी समझते हुए कंज्यूमर के वेलबींग के लिए काम करते हैं। अब एक एनजीओ पब्लिक के वेलबींग के लिए क्या क्या काम करता है? नंबर वन, पब्लिक एजुकेशन, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स। ये जो एनजीओज होते हैं बहुत जगह सेमिनार्स प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं ताकि कंज्यूमर उनको अटेंड कर और अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ले। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, public periodicals and other material to spread knowledge about consumer issues, legal aspects, available relief and other relevant matters। एनजीओ क्या करते हैं? जितने भी पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, उन सब के अंदर अलग अलग केसेस के रिलीफ, अलग अलग बातें प्रिंट कराते रहते हैं, अलग अलग कस्टमर की प्रॉब्लम्स को प्रिंट कराते हैं, एक मैसेज सोसाइटी में देते हैं कि कस्टमर को किस टाइप से रिलीफ मिले, किस केस के अगेंस्ट, और क्या क्या लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं अगर कंज्यूमर के साथ चीट हो। ये सब बातें जो होते हैं एनजीओ अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अंदर पीरियोडिकली प्रिंट कराते रहते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि एनजीओ बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए अपने मॉरल ड्यूटी समझते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लैब टेस्टिंग कराते हैं। स्पेशली किसी भी फेस्टिवल के दौरान डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स की मिठाई की लैब टेस्टिंग कराते हैं। उससे ये पता लगाते हैं कि कौन से शॉपकीपर अनइथिकल प्रैक्टिस कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं। कंडक्ट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन लेबोरेटरीज टू एसेस द क्वालिटी कंपीटिंग ब्रांड्स। ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेते हैं, लैब के अंदर उनको लैब टेस्ट कराते हैं, पब्लिश टेस्ट रिजल्ट, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है ये उसको पब्लिक में पब्लिश करते हैं टू इन्फॉर्म कंज्यूमर, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। आपको देखिएगा एज ए कंज्यूमर आपके पास तो कभी इतना टाइम होगा नहीं कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का पहले लैब टेस्ट कराएं, उसके बाद जजमेंट लें कि अगर मिल्क 4 अलग अलग ब्रांड का है तो किस ब्रांड का मिल्क हमारे लिए सबसे अच्छा है। आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप पहले उन 4 ब्रांड के सैंपल को लैब टेस्ट में भेजें, उसके बाद उस लैब टेस्ट की रिपोर्ट के बिहाफ पर आप जजमेंट लें कि कौन सा मिल्क आपको परचेज करना है? ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते, मगर ये सब चीजें एनजीओ आपके बिहाफ पर करते हैं और इन रिपोर्ट्स को पब्लिक में पब्लिश करते हैं ताकि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए डिसीजन ले सकें। Activism against unfair practice, encourage consumer to protest and take action against
एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एनजीओ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी काम करते हैं कि जितनी भी अनफेयर और अनएथिकल प्रैक्टिस हैं उन सब के लिए एनकरेज करते हैं कस्टमर को लीगल फाइट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। लीगल असिस्टेंस, प्रोवाइड लीगल एड एंड एडवाइस असिस्टेंस टू कंज्यूमर सीकिंग लीगल रेमेडीज। बहुत बार ऐसा होता है कंज्यूमर लीगल एडवाइस लेना चाहता है लेकिन उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है, कहां से वो लीगल एडवाइस ले। तो एनजीओ जो है इस टाइप के कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस, लीगल हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट, फाइल कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट लिया और उसके साथ कोई मिसहैप, अब वो कंज्यूमर इस सिचुएशन में तो है नहीं कि उस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में एनजीओ जो है कंप्लेंट फाइल करते हैं उस कंज्यूमर के बिहाफ पर कंसर्न कोर्ट के अंदर। So finally, these organizations collectively contribute to the protection and promotion of consumer interest। बहुत सारे ऐसे organizations हैं जो कहीं ना कहीं consumer के interest में काम करते हैं, raising awareness, awareness को raise करते हैं consumer में, actively participate करते हैं legal action लेने में और unfair trade practices को stop करने में। For an example, ऐसे बहुत सारे organizations हैं like Common Cause Delhi, ये एक NGO है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से कंज्यूमर्स के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। सो फाइनली आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है। होपफुली एज ए कंज्यूमर आपको बहुत सारे रियल लाइफ की नई नई बातें पता लगी होंगी जो सिर्फ आपकी बुक नॉलेज तक ही नहीं है, जिसे आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, उसे सिर्फ आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू टू ऑल।